सो हाय गाइस, आई एम बैक विद चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में हम देखेंगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होता है। और उससे स्टार्ट करने से पहले से एक बात कि देखो, मेरे चैनल में व्यूज़ नहीं है ज़्यादा, तो ऐसा मत सोचना कि कंटेंट की क्वालिटी भी बहुत ही क्या बोलूँ, इतना भी ख़राब नहीं है। आप पहले तो स्किप मत कीजिए। मैंने आपसे क्या बोलूँ, एक विनती है, आप स्किप मत कीजिए, एक बार देख लीजिए। देख के आप कमेंट में ना मुझे जो गाली देना है दे देना, बट फिर देखना, सिर्फ एक बार देखना। और देख के अगर तुमको अच्छा लगे तो तुम ज़रूर बोलना कमेंट में कि हाँ, दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में हम जो पहली चीज़ पढ़ने वाले हैं वो एबनॉर्मलिटी। अब एबनॉर्मलिटी क्या है? देखो, एबनॉर्मल बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो नॉर्मल से अलग होता है। जी हाँ, एबनॉर्मल बिहेवियर का कोई ऐसा डिफिनेशंस नहीं है कि हाँ ये एबनॉर्मल बिहेवियर ये हो गया, मतलब कुछ स्पेसिफिक डिफिनेशन नहीं है। एबनॉर्मल बिहेवियर सिंपली वो मीन करता है जो नॉर्मल से अलग है। अब अब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने जो है ना अपना अपना थ्योरी दिया है एबनॉर्मलिटी के ऊपर। पर सभी थ्योरी में एक चीज़ देखा गया कि बहुत ही कॉमन था, वो थी कि 4D। हाँ, डी डी फॉर डॉग। तो 4D बहुत कॉमन था, जैसे कि डिवेंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शनल एंड डेंजरस। अब डिवेंस, डिस्ट्रेस और डिसफंक्शनल और डेंजरस क्या होते हैं? दैट इज द 4 Ds ऑफ एबनॉर्मलिटी जिसको बोलते हैं। हाँ, अब डिवाइंस क्या होता है? डिवाइंस मतलब बोले तो कि डिफरेंट हो गया। सबसे एबनॉर्मल जो बंदा बिहेव करता है ना, वो हम सबसे बहुत ही अलग होता है बिहेवियर में। हम सब ने देखा है ये बात कि हम जैसे बिहेव करते हैं वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं बिहेव करता। दैट इज व्हाट अबाउट डिवाइंस। ना व्हाट इज डिस्ट्रेस? डिस्ट्रेस मतलब क्या है? अनप्लीजेंट है, जो अनप्लीजेंट है उसके लिए। जो एबनॉर्मल भी बंदा है ना, जो एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है उसके लिए भी एबनॉर्मल है। फिर अनप्लीजेंट बिहेवियर है। और जो आपके लिए उसके सराउंडिंग्स में जो लोग होंगे उनके लिए भी एबनॉर्मल होगा बिहेवियर, और बहुत ही अनप्लीजेंट बिहेवियर होगा। अब डिसफंक्शनल क्या है? अब डिसफंक्शनल क्या है? अब वो जो बिहेवियर है ना, एबनॉर्मल बिहेवियर, उसका वेलबींग और फंक्शनल मतलब क्या बोलते हैं उसको, अच्छा फंक्शन नहीं करने देगा उसको। जैसे कि उसका सोशल लाइफ हो गया, उसका ऑक्यूपेशन में भी उसको तो अच्छे से फंक्शन नहीं करने को मिलेगा। दैट इज व्हाट अबाउट डिसफंक्शनल। अब डेंजरस क्या है? डेंजरस तो आपको समझ ही होगा। वो जो उसका जो बिहेवियर है वो उसके लिए तो डेंजरस होगा ही, अब बाकी हम जो उसके सराउंडिंग्स में होंगे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। अब देखिए, अब क्या है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होता है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स है जो आपके फंक्शन करने की क्षमता को हानि पहुंचाता है। जैसे कि देखिए, आपके घर में आपके रिलेशंस को आपके पेरेंट्स के साथ भी हानि पहुंचाता है। आपका ऑक्यूपेशन जो आप काम करते हैं वो भी आप ठीक से नहीं कर पाएंगे अगर आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है तो। अब देखिए, अब एबनॉर्मलिटी को जो है ना, एबनॉर्मलिटी को दो अप्रोचेस से हम समझ सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट अप्रोच और सेकंड अप्रोच। तो साइकोलॉजिस्ट ने एबनॉर्मलिटी को ब्रॉडली दो अप्रोच में डिवाइड किया, फर्स्ट अप्रोच, सेकंड अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच क्या कहता है? फर्स्ट अप्रोच कहता है कि एबनॉर्मल बिहेवियर इज दैट बिहेवियर व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स और सोशल रूल्स। मतलब वो बोलता है कि ऐसा बिहेवियर जो हमारे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता है उसको हम एबनॉर्मल दे देते हैं। दैट इज एबनॉर्मलिटी इज जस्ट लेबल given to that behavior which does not follow social norms. Second approach ने बहुत सही, मैं मेरे हिसाब से that is far more accurate definition of abnormality. अब उसने बोला है कि देखो, abnormal behavior वो behavior होता है जो एक बंदे का वेलबींग को क्या बोलते हैं उसको वेलबींग नहीं करने देता, उसको डेवलप नहीं करने देता। अब देखिए वेलबींग क्या होता है? वेलबींग इज नॉट सिंपली मेंटेनेंस सर्वाइवल बट ऑल्सो इंक्लूड ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। तो मैंने जैसे ही बोला था कि वेलबींग सिर्फ मेंटेनेंस सर्वाइवल नहीं है, आपका ग्रोथ भी वेलबींग में ही आता है। अब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपने बहुत बार देखा होगा कि जो लोग एबनॉर्मली बिहेव करते हैं तो उनको डॉक्टर के पास ले जाने में उनके पेरेंट्स और या फिर उनके जो नियर एंड डियर्स हो गए, वो लोग ना बहुत ही शर्माते हैं। हाँ, हमने ये चीज़ बहुत देखा है, मैंने अपने लोकेलिटी में भी बहुत देखा है ये चीज़ कि अगर किसी का बिहेवियर एबनॉर्मल हो रहा है, वो एनजाइटी से बीमार है, डिप्रेशन से बीमार है, तो उसको उसको डॉक्टर के पास ले जाओ ना। नहीं, तो उनको हमेशा शेम आता है कि वो सोचते हैं कि हाँ, अगर अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। अब जो शेम है ना, जो अपने बेटे या फिर बेटी, अपने किसी भी रिलेटिव्स की को डॉक्टर के पास ले जाने में, उसको हम स्टिग्मा कहते हैं। अब स्टिग्मा का मतलब क्या है? दैट शेम, डिसग्रेस और डिसऑनर अटैच टू मेंटल इलनेस मीन्स दैट पीपल आर हेजिटेंट टू कंसल्ट अ डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट बिकॉज दे आर एशेम्ड ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। ये मैंने बोला है। अब देखिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हम बहुत सारे अप्रोचों से समझ सकते हैं। जैसे कि हिस्टोरिकल में क्या होता था, जैसे कि आप हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में अगर आप देखें तो ऐसा एंशियंट टाइम्स में माना जाता था कि देखिए, जो पागल है ना वो सिर्फ भूत प्रेत की वजह से
उनके अंदर कोई भूत प्रेत घुस गया तो इसलिए वो पागल हो गए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम आज भी जानते हैं। पर तब तो इतना साइंस का मतलब क्या बोलो, उसको साइंस का दौर भी नहीं था, तो इसलिए वो समझते थे कि हाँ शायद कोई भूत प्रेत इसके अंदर घुस गया, तो भूत की तरह बात कर रहे हैं, भूत जैसा बोल रहे हो, कैसा कर रहे हैं। तो इट इज़ अबाउट द एंशियंट थ्योरी। और एक्सोर्सिज्म हम इसको कहते हैं। एक्सोर्सिज्म क्या है? एक्सोर्सिज्म, एक्सोर्सिज्म मानता है कि हाँ किसी बंदे में भूत घुस गया, तो वो एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, तो हम उसे ठीक करने के लिए हमें भूत को बाहर निकालना पड़ेगा उसके अंदर से। सो दैट इज व्हाट अबाउट एक्सोर्सिज्म, रिमूविंग द एविल दैट रिजाइड्स इन द इंडिविजुअल थ्रू काउंटर मैजिक एंड प्रेयर। प्रेयर, व्हाट इज प्रेयर? प्यार हो गया प्रेयर। नाउ प्रेयर अब यही बोलता है कि इट स्टेट्स दैट एबनॉर्मल बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन बाय द ऑपरेशन ऑफ सुपरनेचुरल एंड मैजिकल फोर्सेस सच एज एविल स्पिरिट्स और द डेविल। हाँ, जो मैंने बोला था। अब देखिए, अब आपको आपने बहुत मतलब क्या बोल, तांत्रिक के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, तो वो जो तांत्रिक है ना, वो तांत्रिक ही एक तरह से साइकोलॉजिस्ट थी उस दौर में, या फिर उस जमाने में। देखो, तांत्रिक के पास लोगों को ले जाया जाता था उनके प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। सो द अब देखिए बायोलॉजी क्या कहता है। अब बायोलॉजी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को बोलते हैं कि देखिए जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते क्यों है। अब साइकोलॉजी उनके बायोलॉजी के हिसाब से जो जो हमारा ब्रेन और हमारे बॉडी का जब कनेक्शन बिगड़ जाता है, अपना ब्रेन और अपना बॉडी का जब कनेक्शन बिगड़ जाता है, तो इंडिविजुअल जो है ना वो स्ट्रेंजली बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, और उस बिहेवियर को हम एबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं, ऐसे साइकोलॉजी मानते हैं। द बिलीव दैट इंडिविजुअल बिहेव स्ट्रेंजली बिकॉज द बॉडीज एंड द ब्रेन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब साइकोलॉजी क्या कहता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। सो व्हाट इज साइकोलॉजिकल अप्रोच? Psychological problems are caused by inadequacies in the way an individual thinks, feels or perceives the world. इसके बारे में बोला कि देखो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्यों होते हैं। एक्चुअली उन्होंने बोला कि, और साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं कि क्योंकि जो बंदा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा है वो अपने दुनिया को अच्छे से नहीं देख सकता, मतलब हमारे जैसे नॉर्मल तरीके से नहीं देख सकता। वो शायद कोई अलग ही नज़रिया से दुनिया को देख रहा है, अपने अराउंड की सराउंडिंग्स को भी अलग ही नज़रिए से देख रहा है। दैट इज अ साइकोलॉजिकल अप्रोच। अब ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच क्या कहते हैं? अब ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच जो है ना, जो वेस्टर्न्स ने दिया था, मतलब गोरे गोरे लोगों ने अब गोरे गोरे लोगों ने क्या बोला? अब गोरे गोरे लोगों ने बोला था कि देखो, पहला गोरा लोग था गया गैलन। हाँ, अब गैलन ने क्या बोला? गैलन एलेबोरेटेड द रोल ऑफ 4 humans in personal characteristic and temperament. According to him, the mental or the material world was made up of 4 elements: earth, air, fire, and water, which combine to form 4 essential body fluids: blood, black bile, येलो बाइल एंड फ्लेम। अच्छा ठीक है। अब गैलन ने बोला था कि देखो, गैलन ने बोला था कि हमारा जो दुनिया है वो 4 तरह की चीज़ों से ही बना है। सब कुछ 4 तरह की चीज़ों की से ही बना है, जैसे कि अर्थ हो गया, एयर हो गया, फायर हो गया और वाटर हो गया। अब उन्होंने बोला है कि ये चारों ही कॉम्बाइन करके हमारे बॉडी के अंदर भी 4 फ्लूइड्स बना दिया है। यहाँ पे 4 लिक्विड फ्लूइड्स तो आपको समझ जाएगा, जो लिक्विड्स होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि ब्लड हो गया, ब्लैक बाइल हो गया, येलो बाइल हो गया और फ्लेम हो गया। अब 4 फ्लूइड्स है, और इन चारों में से अगर किसी की भी इम्बेलेंस हो जाता है तब आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा। तो यही ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच ने बोला था। अब मिडिल एज में भी, अब देखो एंशियंट की बात तो हो गया, अब मिडिल एज में आता है। अब मिडिल एज में भी ऐसे ही समझता था, मतलब एंशियंट की तरह ही समझता था कि हाँ एक्सोसिज्म और डेमोनोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे लोग। अब डेमोनोलॉजी क्या है? डेमोनोलॉजी रिलेटेड टू द बिलीव दैट पीपल विद मेंटल प्रॉब्लम्स और एविल एंड देयर आर न्यूमरस इंस्टेंसेस ऑफ विच हंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब बोलते थे कि हाँ उस दौरान उनको लगता था कि जो लोग पागल है ना उसके अंदर भूत प्रेत है, और वो अपने समाज को ना बहुत ज़्यादा दुख और हानि पहुंचा सकता है। तो इसके लिए उसे लोग उन्हें मार देते थे या फिर उनको अलग कर देते थे, मतलब उसको विच हंट कहते थे। जो लोग पागल होते थे ना, जो जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रहे थे, उनके उनको हमला किया जाता था और उनको मार भी दिया गया है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखा गया है जहाँ पर उनको मार भी दिया गया है। सोचो क्या 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 हो रहा था उस समय। अब देखो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। अब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्लासीफाई, पहले तो बात है कि क्लासीफाई करें ही क्यों।
क्यों ज़रूरत ही क्या है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को क्लासीफाई करने का? हम तो इसको पागल ही बोल सकते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, पागल पागल मत बोलो। अब देखो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो ज़रूरी भी है करना, क्योंकि जो थेरेपिस्ट होते हैं, जो आपको थेरेपी देते हैं, अगर हमने उसको मतलब क्लासीफाई नहीं किया तो समझेंगे ही नहीं ना कि किस सिम्टम से कौन सा बीमारी है। अगर सब कुछ हमने एक साथ कर लिया तो कोई आके बोलेगा कि मेरा तो हार्ट बीट बहुत तेज़ चल रहा है, कोई आके बोलेगा मेरा को रातों का नींद उड़ गया। तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या आप किसको क्या थेरेपी देंगे कि वो ठीक हो जाएंगे, कि वो ठीक हो जाए। तो इसीलिए हम साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, तो उसको क्लासीफाई कर दिया। अब देखो यहाँ पर यही लिखा है, क्लासिफिकेशन यूजफुल बिकॉज दे एनेबल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट एंड सोशल वर्कर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर अबाउट द डिसऑर्डर, टू हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड टू नो द प्रोसेस इन्वॉल्व इन देयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। हाँ, तो उसको मेन जो पॉइंट है वो है कि प्रोसेस जानना चाहिए साइकोलॉजिस्ट को कि कैसे उनको ट्रीट किया जाए। तो इसीलिए साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, क्लासीफाई कर दिया डिफरेंट तरीके के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। अब देखिए, जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए ये ऑफिशियल होना चाहिए और सब लोगों को उसको मतलब क्या बोलते हैं, मानना चाहिए। तो इसके लिए जो क्लासिफिकेशन हम यूज़ कर रहे हो है DSM-5, दैट इज डायग्नोस्टिक स्टेटिस्टिकल मैनुअल 5। और जो ये तो बाकी की दुनिया यूज़ कर रहे हैं। अब इंडिया जो है, इंडिया और बहुत सारे देश ऐसे हैं, मोस्टली एशियन देश है कि वो को DSM-5 को नहीं मानते, वो ICD-10 को मानते हैं। ICD क्या है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस 10th रिविजन। आपका 10th वर्जन जो है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस का, उसका हम फॉलो करते हैं। तो इसके मतलब क्या बोलते हैं, एक मैनुअल है जिसे देख के हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि हाँ, अगर ए सिम्टम्स है तो तो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, और अगर ए सिम्टम्स है तो फोबिया का पेशेंट है। अब तो ऐसे हम बहुत सारे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब ICD-10 जो है उसने WHO ने प्रपोज किया था, और WHO ने ही दिया था, इट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और DSM-5 जो है वो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने दिया था, APA, दैट इज़ APA, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। यहाँ पर यहाँ पर फुल फॉर्म लग जाएंगे। APA क्या है और DSM-5 क्या है। किसने DSM-5 के दिया था, APA ने। और ICD-10 किसने दिया था, उसने दिया था WHO ने। हाँ। हाँ, तो अब देखिए, एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने के लिए बहुत सारे अप्रोचेस दिया गया, जैसे कि बायोलॉजिकल अप्रोचेस हो गया, जेनेटिक अप्रोचेस हो गया, या फिर साइकोलॉजिकल अप्रोचेस हो गया। हम उनको फैक्टर्स कहेंगे। अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या बोलते थे, अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स कहते थे कि फॉल्टी जीन्स, या फिर एंडोक्राइन इम्बेलेंस, या फिर आपका सिर में कोई आपका चोट आ गया, इसके वजह से ना हमारा नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाता। हम नॉर्मल बच्चों के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते, हम नॉर्मल लोगों के साथ भी कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो इसके लिए नॉर्मल ग्रोथ ना होने के बजाय तो हम क्या बोलते हैं उसको, एबनॉर्मल बिहेवियर हम धीरे धीरे अडॉप्ट करने लग जाते हैं। तो उस बायोलॉजिकल फैक्टर्स ने बोला है। अब अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल मॉडल, एबनॉर्मल बिहेवियर एज ए बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल बेसिस, मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर को बायोलॉजिकल तरीके से देखते हैं। अब बायोलॉजिकल जो रिसर्चर्स है उन्होंने देखा है कि सर्टेन जो है ना, आपके जब मैसेज है कि आपका ब्रेन आपकी बॉडी को कोई मैसेज देना चाहता है, तो वो नर्व से पास करेगा उस मैसेज को। अब अगर वो नर्व से पास कर रहे हैं, नर्व से हाँ, नर्व्स से अगर वो पास कर रहे हैं, तो ये नर्व्स के अंदर जो है न्यूरॉन्स हैं हमारे अंदर। जो न्यूरॉन्स क्या है, द बेसिक यूनिट्स ऑफ नर्व्स आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स के एक न्यूरॉन से और एक न्यूरॉन तक हमारा मैसेज पास होता है, और इससे बहुत सारे न्यूरॉन्स हमारे यहाँ से मतलब पूरे शरीर में अटैच्ड है ऐसे न्यूरॉन्स, और इस एक से एक न्यूरॉन्स में पास होता है। तो जब कोई फॉल्ट हो जाता है इनमें, जब आपका मैसेज ठीक से ट्रांसमिट नहीं कर पाता, तब आप एबनॉर्मली बिहेव करने लग जाते हो। अब देखिए, जो हमारे एक न्यूरॉन और एक न्यूरॉन, समझो कि एक यहाँ पर न्यूरॉन है और एक न्यूरॉन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक छोटा सा गैप होता है। हाँ, तो एक गैप हो जाता है, यहाँ पर एक फ्लूइड है। हम तो पहले तो इस गैप को ना हम साइनेप्स कहते हैं। अब साइनेप्स के अंदर जो है ना एक फ्लूइड है, जो हम इसको बोलते हैं न्यूरो। अब न्यूरो क्या करता है, क्योंकि हम ट्रांसमीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि एक मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाता है, तो इसलिए हम बोलते हैं न्यूरो। अब जब आपका न्यूरो ठीक से काम नहीं कर पाता, तब हम बहुत सारे एबनॉर्मल एक्टिविटी शो करते हैं, जैसे कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स न्यूरो से लिंक्ड है। जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर हैज़ बीन लिंक्ड टू लो एक्टिविटी ऑफ गाबा और गामा एमाइनो बुटारिक एसिड, जो एक न्यूरो ही है। अब स्किज़ोफ्रेनिया लो एक्टिविटी ऑफ डोपामिन, और जो डिप्रेशन है वो सेरोटोनिन, लो एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनिन।
अब जेनेटिक फैक्टर्स क्या है? जेनेटिक फैक्टर्स आपका मूड डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, मेंटल रिटार्डेशन और अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अब जो रिसर्चर्स है ना, उस जीन्स के मतलब जीन्स को इतना रिसर्च नहीं कर पाया है कि कौन सा जीन्स एक्चुअली में आपका कल्प्रिट है। तो उन्होंने बोला है कि देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो क्या बोलते हैं मैलेडिक्टिव बिहेवियर शो कर सकते हैं, फिर एबनॉर्मल बिहेवियर के कारण बन सकते हैं। तो उन्होंने इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ जीन्स के ऊपर, तो उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि किस सिंगल जिन की वजह से आपका एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे हैं। सो उन्होंने बोला है कि देखिए कि सर्टेन जेनेटिक बायोकेमिकल रिलेशंस को जब अफेक्ट होता है तब आप क्या बोलते हैं एबनॉर्मली बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब साइकोलॉजिकल मॉडल्स क्या है? अब साइकोलॉजिकल मॉडल्स बोलता है कि देखो साइकोलॉजिकल और इंटरपर्सनल फैक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एबनॉर्मल बिहेवियर। साइकोलॉजिकल बोलता है कि देखो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है या फिर इंटरपर्सनल फैक्टर्स है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके बिहेवियर के एबनॉर्मल बिहेवियर में और नॉर्मल बिहेवियर के ऊपर। सो देखिए जो मेंटल डिप्रेवेशन है, जो मैटरनल डिप्रेवेशन है, मैं हमेशा से इसको मेंटल डिप्रेवेशन बोलते आया हूँ। हाँ, मैटरनल डिप्रेवेशन क्या है? अपने माँ से बहुत जल्दी अलग हो जाना, मतलब अपने बहुत जल्दी अपने जो बहुत छोटे से अपने मम्मी को ने आपका मम्मी अगर जॉब करता है तो आप आपने उसको उनको ज़्यादातर आपके साथ नहीं पाया होगा, तो इसीलिए शायद उसको कोई सिखाने वाला ही नहीं होगा कि कौन सा बिहेवियर अच्छा है, कौन सा बिहेवियर बुरा है। तो हम इसको बोलते हैं मैटरनल डिप्रेवेशन। अब फॉल्टी पेरेंशियल रिलेशनशिप क्या है? देखो ओवर फॉल्टी पेरेंशियल क्या है? देखो आपका अगर आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, जैसे कि ओवर प्रोटेक्शन हो गया, आपका जो पिता है या फिर माता है, जो भी है मॉम डैड अगर आपका बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, आपको कहीं जाने नहीं देता, आपको आपको किसी से बात भी नहीं करने देती, तो शक करने लग जाता है, तो इसको हम फॉल्टी पेरेंशियल रिलेशनशिप कहते हैं। और मेलोडिप्टिक फैमिली स्ट्रक्चर देखिए, जब आपका फैमिली की स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, डिस्टर्ब्ड है, तब हम उसको मेलोडिप्टिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अब देखो वो सब कंट्रीब्यूट करते हैं साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स की तरफ। अब जो बहुत ही एक क्या बोलते हैं, अब जो बहुत ही एक फेमस फेमस जो थ्योरी है वो है साइकोडायनामिक अप्रोच। अब साइकोडायनामिक अप्रोच में भी एबनॉर्मेलिटी को भी डिफाइन किया था, जो कि सिगमंड फ्रूड ने दिया था। अब सिगमंड फ्रूड ने बोला है कि देखो कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो एक्चुअली जब तीन फोर्सेस है हमारे ब्रेन के ऊपर, जैसे कि ईद, ईगो एंड सुपर ईगो, वो तीन फंडामेंटल फोर्सेस हैं। और आप इन तीनों का ना स्टोर हाउस ऑफ आइडियाज भी समझ सकते हैं, जैसे कि ईद का एक टैंक बना लो, अब ईगो का एक टैंक बना लो और सुपर ईगो का भी एक टैंक बना लो। अब देखो ईद, ईगो एंड सुपर ईगो, जब जब ये तीनों ना जब ये तीनों फोर्स पे कोई भी फोर्स अगर आपका ज़्यादा होगा तो आपका बिहेवियर ऐसा ही होगा। अगर समझो कि ईद ज़्यादा है आपके ऊपर, तो आपका इंस्टिंक्चुअल नीड्स, आपके सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होंगे। अब ईगो ज़्यादा है तो आप अच्छे से चल पाएंगे, मतलब आप सोसाइटी से मतलब आप रियलिटी को बहुत अच्छे से समझेंगे और सोसाइटी के साथ मिलकर खुल मिल के आप चल पाएंगे। अब अगर आपके पास सुपर ईगो ज़्यादा है तो आप तो संत आदमी बन जाएंगे बेटा, संत। हाँ, तो आप संत बन जाएंगे, आप सबको अच्छी बातें सिखाएंगे। तो उन्होंने बोला है देखो, द साइकोलॉजिकल फोर्सेज ऑफ द पर्सन ऑफ ही शी इज नॉट कॉन्शियसली अवेयर बाय द नॉर्मल और एबनॉर्मल डिटरमाइंड बिहेवियर। हाँ, जब आपके मतलब उन्होंने बोला कि जब आपके तीन फोर्सेस ईद, ईगो, सुपर ईगो में जब आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इन तीनों में जब आपका ईद और समझो कि ईद और ईगो में कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि आपको दोनों ही चाहिए, आपको रियलिटी भी से आप समझो कि आपको रियलिटी भी मेंटेन करना है और आपको सेक्सुअल डिजायर भी मेंटेन करना है, तो हम इसको कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे, तब आपका बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है। अब देखिए जब अब बिहेवियर मॉडल क्या कहता है? बिहेवियरल मॉडल कहता है जी कि नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर दोनों दोनों बिहेवियर ही हमने सीखा है, किसी ना किसी से तो हमने ये दोनों बिहेवियर सीखा ही है कि एबनॉर्मल और जो बिहेवियर सिखा सकते हैं हमको, हम जो बिहेवियर सीख सकते हैं वो हम भूल भी सकते हैं। तो उन्होंने यही बोला है कि जो बिहेवियर हमने सीख सकते हैं तो हम उसे भूल भी सकते हैं। तो बिहेवियरल मॉडल वो बोलता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग से हम उस एबनॉर्मल बिहेवियर को बदल सकते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब टेम्पर, मतलब दो इवेंट्स को बार बार सीखना। मतलब आप एक बिहेवियर समझो कि आप उंगली उंगली चबाने लग गए, जो छोटे होते हैं तो अब हम उंगली चबाते हैं, तो हम हमारी मम्मी हमको बहुत ज़्यादा बोलती है कि नहीं नहीं बेटा ऐसा मत करना। तो ऐसे हम बार बार रिपीटेडली सुनते सुनते तो हम इसको बंद कर देते हैं। दैट इज़ व्हाट अबाउट टेम्पर क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग देखो हमको बहुत ज़्यादा बोला गया था छोटे टाइम की कि अगर तुम अच्छे रिजल्ट लाओगे तो हम वो देंगे, ये देंगे, मतलब आपको गिफ्ट देंगे। तो अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स या फिर कुछ अच्छा करने के लिए आपको कुछ मिल रहा है तो हम उसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। अब सोशल लर्निंग क्या है? लर्निंग बाय इमिटेटिंग अदर्स। आप किसी को देख के सीखना, अब सोशल लर्निंग हो जाता है। सो दैट इज ऑट फॉर टुडे।
अब देखिए जो सेकंड पार्ट है वो बहुत जल्दी आएगा। अब सेकंड पार्ट में हम स्किज़ोफ्रेनिया, फोबिया और एंजाइटी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर दिस वीडियो, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना और साइकोलॉजी को फोड़ देना, बस इतना ही चाहूँगा। और एक लाइक ज़रूर करके दीजिएगा। थैंक यू, बाय।